नमस्कार दोस्तों, आज हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की साइंस क्लास के बारे में आगे चर्चा करेंगे। देखिए, केमिस्ट्री का हमने पूरे जो चैप्टर थे वो सारे पढ़ा दिए हैं और आज हम बायोलॉजी का चैप्टर शुरू कर रहे हैं। तो बायोलॉजी वाले चैप्टर से हम स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे हम इस प्ले लिस्ट को आगे बढ़ाते रहेंगे और जितने भी आपके टॉपिक्स हैं उनको मैं धीरे धीरे क्या करता रहूँगा, क्लियर करता रहूँगा और आपके तैयारी को अच्छे स्केल पर ले जाने के लिए, एक अच्छे लेवल तक ले जाने के लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। जो भी स्टूडेंट इस क्लास को पहली बार ले रहे हैं वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये क्लास कैसी लगी है। देखिए, हो सकता है वाइट बोर्ड पर हम ये क्लास ले रहे हैं, लेकिन कंटेंट और जो भी चीज़ मैटर परीक्षा में आता है वो मैंने पूरी देने के प्रयास किया है। तो आप निश्चित रूप से इस क्लास को जब लेंगे तो आपका जो कंसेप्ट है वो एकदम क्लियर हो जाएगा और आसानी से आप उस क्लास को लेकर जो भी परीक्षा में प्रश्न आएंगे उनको सॉल्व कर सकते हो। इसके साथ एक बात मैं और कहूँगा, देखिए, पढ़ने के लिए बहुत कुछ मैटर होता है, लेकिन हम वही पढ़ें जो परीक्षा में आए, वो ज़्यादा यूज़फुल होता है। क्योंकि परीक्षा के दिनों में जब परीक्षा नज़दीक होती है तो हमारे पास उतना समय नहीं होता कि हम लगातार बहुत लंबी क्लासेस को हम पढ़ते जाएं। तो एक टॉपिक को एक बार में यदि फिनिश कर लिया जाए तो वो क्लास ज़्यादा अच्छी रहती है। और जो स्टूडेंट इस क्लास को ले रहे हैं वो अगर साथ ही साथ अपनी नोट्स भी बनाते जाएंगे तो उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि लिखने से हमें एक नया अनुभव प्राप्त होता है, हमारे दिमाग में वो चीज़ें क्लिक करती हैं जो हमें पढ़नी है। तो यदि आप अपनी नोट्स बनाते रहोगे तो निश्चित रूप से आपकी जो नोट्स बनेंगी उनसे क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, लेकिन आपको रिवीजन में भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो जितने भी स्टूडेंट हैं वो नोट्स बनाकर पढ़ेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा और अच्छे से वो अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए, आज हम दोस्तों शुरुआत करते हैं एक टॉपिक की जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इस टॉपिक का नाम क्या है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। देखिए, इस टॉपिक को आज ही हम एक बार में ही इसको क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे और इसको अच्छे से पढ़ेंगे जिससे कि हमें कोई भी दिक्कत ना आए। जो स्टूडेंट नॉन साइंस बैकग्राउंड से हैं, मैं कोशिश पूरी करूंगा कि वो भी इस क्लास को अच्छे से समझ जाएं। बशर्ते आपको इस क्लास को ध्यान से सुनना होगा, अच्छे से सुनना होगा, तो आप निश्चित रूप से उस चीज़ को सीख जाएंगे। देखिए, कंट्रोल एवं कोऑर्डिनेशन टॉपिक सिलेबस में दिया हुआ है और सिलेबस के अनुसार ही हम तैयारी कर रहे हैं। इसका अर्थ हुआ नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण एवं समन्वय इस चैप्टर का नाम है। इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले हमें ये देखना है और इसको हम कैसे पढ़ सकते हैं वो हमें देखनी है। देखिए, इस चैप्टर में हमें नियंत्रण एवं समन्वय की बात एनिमल के लिए भी करनी है और नियंत्रण एवं समन्वय की बात प्लांट के लिए भी करनी है। यानी जंतुओं के लिए नियंत्रण एवं समन्वय की बात करेंगे और पादपों के लिए नियंत्रण एवं समन्वय की बात करेंगे। देखिए, जब हम जंतु और पादपों में, दोनों में, यानी जीव में यदि हम नियंत्रण एवं समन्वय की बात करेंगे तो हम जंतुओं में भी नियंत्रण एवं समन्वय की बात करेंगे और पादपों में भी नियंत्रण एवं समन्वय की बात करेंगे। जीव का अर्थ क्या होता है? जहाँ भी आप किसी भी किताब में कहीं पर किसी भी टीचर के द्वारा यदि ये शब्द सुनते हैं जीव, तो उसका अर्थ होता है कि वह अवस्था जो जीवित है, अर्थात जितने भी जंतु हैं और जितने भी पादप हैं वो समस्त जीव के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। चलिए, इस चैप्टर में हम जंतुओं में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे पढ़ेंगे। देखिए, जंतुओं में कंट्रोल एवं कोऑर्डिनेशन 2 चैप्टरों के माध्यम से पढ़ेंगे। पहला चैप्टर है नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। दूसरी बात हम करेंगे पेशियों के बारे में, मसल्स।
और तीसरा हम बात करेंगे अंतःस्रावी तंत्र, एंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्रावी तंत्र। अगर हम पादपों में नियंत्रण एवं समन्वय की बात करेंगे तो हम पादपों में दो बातें पढ़ेंगे। एक बात पढ़ेंगे गति, और दूसरी जो बात पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे हम पादप हार्मोन के बारे में। देखो दोस्तों, यहां पर हम ये समझ सकते हैं हम कि जंतुओं में जो शारीरिक नियंत्रण है वह 3 तरीकों से किया जाता है। नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र के द्वारा, पेशियों के द्वारा, और अंतःस्रावी तंत्र जिसमें हम विभिन्न ग्रंथियों के बारे में पढ़ते हैं। पीयूष ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि है, हाइपोथायराइड ग्रंथि है, आपका वृषण है, अंडाशय है, हाइपोथैलेमस है, इन सभी के बारे में पढ़ते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर हम थोड़ा सा सोचें कि जंतुओं में कंट्रोल करने का काम कोई एक चीज़ नहीं करती है। जंतुओं में कंट्रोल एक निश्चित व्यवस्था के अनुसार होता है, जिसमें तंत्रिका तंत्र भी भाग लेता है, पेशियां भी भाग लेती हैं, और अंतःस्रावी तंत्र भी भाग लेते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या पादपों में भी यही सिस्टम पाया जाएगा? नहीं। देखिए, जब पादपों में ये सिस्टम पाया जाता तो हम इनको अलग क्यों करते? चूँकि पादप स्वयं जंतुओं से भिन्न होते हैं, अलग होते हैं, तो इनमें कंट्रोल करने का तरीका भी क्या होता है? अलग होता है, जिसके अंतर्गत हम गति पढ़ते हैं और प्लांट हार्मोन, पादप हार्मोन के बारे में अध्ययन करते हैं। अब सबसे पहले यदि हम बात करते हैं जीव किसे कहा जा सकता है, तो जीव यदि हम बात करें तो एक शब्द आता है सजीव। देखिए, सजीव की यदि हम परिभाषा लेना चाहें, या विज्ञान सजीव की परिभाषा को किस तरह से देती है, तो आप ऐसे समझ सकते हो कि वे समस्त अवस्थाएं, वे समस्त जीव जिनमें गति पाई जाती है, उन अवस्थाओं को क्या कहते हैं? हम सजीव कहते हैं। तो अर्थात अब मैं ये समझ सकता हूँ कि भाई यदि सजीव है तो सजीव में एक गुण पाया जाएगा, गति का गुण पाया जाएगा। तो आप कहोगे सर चलिए, आप मुझे 2 चीज़ें पढ़ा रहे हो, एक पढ़ा रहे हो आप पादप और एक पढ़ा रहे हो जंतु। जंतुओं में तो मुझे समझ में आता है कि एक जगह से दूसरी जगह तक जंतु चले जाते हैं, तो स्थान परिवर्तन कर लेते हैं। तो जंतुओं में तो गति का यदि अगर मैं मायना बताऊं तो जंतुओं में गति जो होती है वह होती है स्थान परिवर्तन के कारण। लेकिन यदि मैं पादपों में बात करूं तो सर, जो पादप मैंने कल जहां लगाया था या जहां लगा हुआ देखा है, जहां मैं रोजाना जिस पादप को देखता हूं वहां पर वह पादप मुझे मिलता है, तो वहां पर वह सजीव कैसे हुआ? क्या हम इस आधार पर उसको विभेद कर सकते हैं? देखिए, हम इस आधार पर भी उसको विभेद कर सकते हैं। यदि पौधों की आपको गति देखनी है तो वह स्थान परिवर्तन के आधार पर नहीं देख सकते, आप वृद्धि के आधार पर पौधों की गति को क्या कर सकते हो? आप देख सकते हो। तो किसी भी वस्तु में, किसी भी चीज़ में यदि गति है और वह गति जंतुओं में स्थान परिवर्तन के आधार पर दिखाई देती है, पौधों में वृद्धि के आधार पर दिखाई देती है, तो हम ये डिफरेंस कर सकते हैं कि वह एक क्या है? सजीव है। इसके साथ साथ इनमें और क्या गुण होते हैं? इनमें पोषण का गुण होता है, इनमें पाचन का गुण होता है, इनमें श्वसन का गुण होता है, इनमें उत्सर्जन का गुण होता है, इनमें जनन का गुण होता है, अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता का गुण होता है। और अगर हम पौधों में देखते हैं तो देखिए, स्टार्टिंग में जब हम पौधा लगाते हैं तो बीज अंकुरित होता है और वो बीज छोटे से बड़ा हो जाता है और पौधा क्या होता है? एक बड़ा आकार ले लेता है। तो अर्थात पौधों में यदि मुझे गति देखनी है तो पौधों में गति में किसके आधार पर देख सकता हूँ? वृद्धि के आधार पर देख सकता हूँ, और जंतुओं में गति स्थान परिवर्तन के आधार पर देखी जा सकती है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पौधा वृद्धि कब करते हैं? देखिए, जब सूर्य का प्रकाश निकलता है तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा
पौधे भोजन का निर्माण करते हैं और वह क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं, अपने आकार में भी वृद्धि करते हैं और इस समस्त संसार को भी भोजन की क्या करते हैं, व्यवस्था करते हैं। तो जिस प्रक्रिया के द्वारा पौधे भोजन बनाते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण। अच्छा, आपने कई बार एक शब्द सुना होगा, जुगाली करने वाले जंतु। देखिए, जुगाली करने वाले जंतुओं का मतलब ये होता है कि ऐसे जंतु जो अपना मुंह लगातार चलाते रहते हैं। जैसे नॉर्मली गाँव में हम ये देखते हैं कि गाय व भैंस होती हैं, वो लगातार क्या चलाती हैं, मुंह चलाती हैं। तो उसका उद्देश्य क्या होता है, जुगाली करने वाले जंतुओं का लगातार मुंह चलाने का उद्देश्य होता है कि वह क्या करते हैं, अपने शरीर में जो भोजन है उसको पचाने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। क्योंकि आहार नाल उतनी ज़्यादा दक्षता से उनका भोजन नहीं पचा पाती, तो उस पचाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए जुगाली करने वाले जंतु जो हैं वो लगातार क्या करते रहते हैं, मुंह चलाते रहते हैं। तो गति को नियंत्रित करने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को ये हम क्या बोलते हैं, नियंत्रण एवं समन्वय। यानी कि वृद्धि भी होगी तो किस अवस्था तक होगी, कितनी होगी और कैसे होगी, उन पर जो कंट्रोल किया जाएगा। जो सिस्टम इसमें भाग लेंगे, कोई एक सिस्टम भाग नहीं लेगा, कई तंत्र इसमें मिलकर भाग लेते हैं, अपनी सहभागिता को दर्शाते हैं। तो इसलिए इस प्रक्रिया का नाम होता है नियंत्रण एवं समन्वय। और यही कारण है कि हम सजीवों में इस नियंत्रण एवं समन्वय को जब पढ़ते हैं तो पौधों में भी पढ़ते हैं और जंतुओं में भी इस नियंत्रण एवं समन्वय की प्रक्रिया को पढ़ते हैं। तो अगर हम बात करें जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय कौन करता है, तो जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय कौन करता है, तंत्रिका तंत्र करता है, पेशी करती हैं और अंतःस्रावी तंत्र करता है। पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय कौन करता है, गति के माध्यम से होता है। और गति में हम क्या निर्धारित करते हैं, गति में हम वृद्धि को निर्धारित करते हैं। और दूसरा प्लांट हार्मोन के माध्यम से, प्लांट हार्मोन के माध्यम से हम पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय को पढ़ते हैं। तो एक एक करके हम धीरे धीरे सभी पॉइंटों के बारे में क्या करेंगे, विचार करेंगे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। सबसे जो पहला चैप्टर है जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय का, और वह है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम को कहा जाता है तंत्रिका तंत्र। क्या कहा जाता है, तंत्रिका तंत्र। चलिए, तंत्रिका तंत्र पढ़ने के लिए हमें अपनी शारीरिक संरचना, शारीरिक बनावट को थोड़ा सा समझना होगा। देखिए, अगर मैं शारीरिक बनावट को देखूं तो ये मेरी केंद्रीय अक्ष है और हाथ पैर हमारे परिधीय अवस्था में होते हैं। तो ठीक वैसे ही मनुष्य का तंत्रिका तंत्र भी दो भागों में बांटा जा सकता है। एक तो होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और दूसरा होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र। तो नर्वस सिस्टम को दो भागों में बांटते हैं। एक होता है CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और इसको कहा जाता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसको मैं कहूँगा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, और इसको मैं कहूँगा परिधीय तंत्रिका तंत्र। जैसी हमारी बनावट होगी वैसे ही हमारा क्या होगा, नर्वस सिस्टम होगा। अब जरा देखो, गौर कीजिए, हमारे शरीर की बनावट में एक मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष में दो संरचनाएं होती हैं। एक तो हमारा ये सिर है, ब्रेन, और दूसरी हमारी रीढ़ की हड्डी जिसमें है मेरुरज्जु। क्या है, मेरुरज्जु। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में दो चीजें आती हैं। एक तो आता है ब्रेन, मस्तिष्क, और दूसरा आता है मेरुरज्जु,
मेरुरज्जु आता है। अब मस्तिष्क से भी शरीर में तंत्रिकाएं निकलती हैं और मेरुरज्जु से भी शरीर में क्या निकलती हैं, तंत्रिकाएं निकलती हैं, जो हमारे शरीर के अन्य भागों तक पहुंचती हैं। हाथ, पैर, अन्य अंग हैं, नीचे तक जाएंगी, तो वो सभी तंत्रिकाएं दो तरह की हो जाती हैं। अगर मस्तिष्क से निकल रही हैं तो उन्हें बोलते हैं कपाल तंत्रिका, और मेरुरज्जु से निकल रही हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं, मेरु तंत्रिका कहते हैं। तो जैसे केंद्रीय नर्वस सिस्टम में ब्रेन और मेरुरज्जु भाग होते हैं, ठीक वैसे ही परिधीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत कपाल तंत्रिका को सम्मिलित किया जाता है और दूसरा मेरु तंत्रिका को सम्मिलित किया जाता है। जो मेरुरज्जु से निकलती हैं तंत्रिकाएं, उनको परिधीय तंत्रिका तंत्र में सम्मिलित किया जाता है। तो इसको दोस्तों एक बार रिवाइज कर लेते हैं, जो तक अभी तक हमने पढ़ा है उसको क्या कर लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखो, चैप्टर का नाम है कंट्रोल एवं कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण एवं समन्वय। किसमें पढ़ना है हमें, जंतुओं में और पादपों में। जंतुओं में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन कितने तरह से पढ़ेंगे, कितनी चीजें हमारे बॉडी में कंट्रोल करती हैं, समन्वय का काम करती हैं। एक है नर्वस सिस्टम, दूसरा है पेशीय मसल्स, तीसरा है एंडोक्राइन सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, पेशीय तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र। पादपों में ये किससे होता है, गति वृद्धि के रूप में, और पादप हार्मोन के द्वारा यह कंट्रोल किया जाता है। सजीव किसे कहते हैं, जिसमें गति होती है। अब गति का निर्धारण जंतुओं में स्थान परिवर्तन से लगा लिया जाता है और पौधों में गति का निर्धारण वृद्धि के माध्यम से लगाया जाता है। अगर हम आगे बात करें, सबसे पहला चैप्टर हम पढ़ रहे हैं तंत्रिका तंत्र के बारे में, और तंत्रिका तंत्र में हमने सबसे पहले पढ़ा नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम को दो भागों में बांटा जाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम परिधीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में दो संरचनाएं आती हैं, ब्रेन मस्तिष्क और मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में दो संरचनाएं आती हैं, मस्तिष्क से निकलने वाली तंत्रिकाएं कपाल तंत्रिका और मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाएं मेरु तंत्रिका, इसके अंतर्गत सम्मिलित की जाती हैं। तो आगे हम बात करें, इसको साफ कर देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम नर्वस सिस्टम में ब्रेन की। एक बार ब्रेन समझ में आ जाएगा तो हमें नर्वस सिस्टम भी आसानी से समझ में आ जाएगा, और धीरे धीरे हम उस चैप्टर को भी आसानी से समझ सकते हैं जो हम पढ़ना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में एक संरचना होती है जिसमें दो भागों से ब्रेन होता है और नीचे की ओर जो संरचना पाई जाती है वह होती है मेरुरज्जु। तो यह है ब्रेन, मस्तिष्क, और इसके चारों ओर क्या होता है, तरल होता है, तरल होता है, और इस तरल का नाम है सेरिब्रल फ्लूइड, मस्तिष्क तरल, मस्तिष्क तरल। देखिए मस्तिष्क तरल क्या काम करता है। देखिए ब्रेन हमारा है और ब्रेन में ये एक तरल में तैरता रहता है लगातार। उसका फायदा क्या होता है हमें, देखिए इंसान अपने जीवन में लगातार कई बार चोट खाता रहता है, गिरता रहता है, उल्टा होता है, सीधा होता है, तो उस क्रियाकलापों के द्वारा मस्तिष्क को कोई हानि ना पहुंचे, तो इसीलिए मस्तिष्क एक तरल में क्या होता है, व्यवस्थित होता है, जिससे कि इससे कोई भी हानि नहीं पहुंचती। और इसको ढकने वाली जो संरचना है उस संरचना को हम बोलते हैं क्रेनियम। क्या बोलते हैं,
क्रेनियम, यह क्रेनियम कपाल की हड्डी होती है, कपाल की हड्डी होती है। क्रेनियम में ये क्या होता है, स्थित होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, स्कल कहते हैं। क्या कहते हैं, स्कल, कपाल कहते हैं, कपाल कहते हैं। और ये दोनों मस्तिष्क, देखो अगर हम बात करें मस्तिष्क के बारे में तो देखो यहाँ से दायां मस्तिष्क और यहाँ से बायां मस्तिष्क, ये दोनों मस्तिष्क कुछ संरचनाओं द्वारा आपस में क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। उस संरचना का नाम होता है कार्पस कैलोसम। क्या नाम होता है, कार्पस, कार्पस कैलोसम। कार्पस कैलोसम यदि आ जाए तो आप समझ लेना कि दो मस्तिष्कों को जोड़ने वाली जो संरचना है वह क्या है, कार्पस कैलोसम। और ये एक मस्तिष्क को आघात से बचाने के लिए एक मजबूत हड्डी होती है जिसको स्कल, और इसका नाम होता है क्रेनियम। क्या नाम होता है, क्रेनियम उसका नाम होता है। और मस्तिष्क से यानी कि कपाल से नीचे वाली जो संरचना रीढ़ की हड्डी के अंदर होती है, रीढ़ की हड्डी, इसे हम मेरुदंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेरुदंड बोलते हैं। इसके अंदर जो संरचना होती है उसको बोलते हैं हम मेरुरज्जु। क्या बोलते हैं, मेरुरज्जु। स्पाइनल कॉर्ड इसको कहा जाता है, मेरुरज्जु को स्पाइनल कॉर्ड कहा जाता है। तो अब हमें समझ में आया केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में दो चीजें हैं, एक होता है स्कल वाला भाग, कपाल वाला भाग, और दूसरा होता है हमारा जो रीढ़ की हड्डी है, मेरुदंड जिसे बोल रहे हो, उसके अंदर जो पाया जाता है तंत्रिकीय भाग, वह तंत्रिकीय भाग कौन सा है, वह है मेरुरज्जु। कौन सा है, मेरुरज्जु। अगर हम बात करें नर्वस सिस्टम की इकाई क्या है, तंत्रिका तंत्र की इकाई, तंत्रिका तंत्र की इकाई कि किससे मिलकर बना होता है तंत्रिका तंत्र, तो तंत्रिका तंत्र की इकाई है न्यूरॉन। क्या इकाई है, न्यूरॉन, न्यूरॉन। अब हमारी बॉडी में न्यूरॉन तीन तरह के होते हैं। कैसे होते हैं, तीन तरह के। देखिए यह न्यूरॉन अगर सूचना मस्तिष्क से शरीर में ले जा रहे हैं तो इन्हें बोलते हैं प्रेरक तंत्रिका। क्या बोलते हैं, प्रेरक तंत्रिका। दोबारा सुनिए, सूचना मस्तिष्क से या बॉडी से या सीएनएस केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से पूरे शरीर में ले जा रहे हैं तो प्रेरक तंत्रिका, सूचना ले जाने का काम करते हैं। दूसरे प्रकार के जो न्यूरॉन होते हैं वह होते हैं संवेदी तंत्रिका, यानी कि यह शरीर से सूचना को या तो मेरुरज्जु तक लेके आएंगे या मस्तिष्क तक लेके आएंगे, या तो मेरुरज्जु तक लेके आएंगे या मस्तिष्क तक लेकर आते हैं, तो इसीलिए इनको बोलते हैं संवेदी तंत्रिका। और तीसरे प्रकार की जो तंत्रिकाएं होती हैं उसे कहा जाता है मिश्रित तंत्रिका। क्या कहा जाता है, मिश्रित तंत्रिका। मिश्रित का मतलब होता है मिला जुला रूप। तो ये दोनों काम करते हैं, सूचना को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से शरीर में ले जाते हैं और शरीर से सूचना को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक लाने का काम करते हैं, चाहे वो मस्तिष्क तक लाएं या चाहे वो किसी भी तंत्रिका तंत्र तक इस प्रक्रिया को लेके आएं। तो तंत्रिका तंत्र की इकाई यदि दोस्तों पूछी जाए तो तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या है, न्यूरॉन। क्या है, न्यूरॉन। अगर हम बात करें न्यूरॉन की संरचना के बारे में तो न्यूरॉन की संरचना से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे। न्यूरॉन की संरचना देखिए, न्यूरॉन की संरचना में कुछ इस तरह की संरचना दिखाई देती है। कुछ इस तरह की संरचना दिखाई देती है जहां पर ये धागे सदृश संरचनाएं बाहर निकली रहती हैं।
इन संरचनाओं को कहा जाता है डेंड्रॉन। क्या कहा जाता है? डेंड्रॉन। और ये नीचे की तरफ कुछ इस तरह की संरचना हमें दिखाई देती है, गांठ जैसी संरचनाएं हमें दिखाई देती हैं। इन्हें हम बोलते हैं सिनेप्टोनीमल पुटिका। क्या कहते हैं? सिनेप्टोनीमल पुटिका। इस वाले भाग को कहा जाता है डेंड्रॉन, डेंड्रॉन या डेंड्राइट। तो इसको हम बोलते हैं डेंड्रॉन। और यहां पर केंद्रक होता है और केंद्रक द्रव्य होता है, और उस द्रव्य में कण जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं। इन कणों को कहा जाता है निसेल कण। क्या बोलते हैं? निसेल कण। यह संरचना होती है केंद्रक, न्यूक्लियस, और इस वाले भाग को कहा जाता है साइटोन। क्या कहा जाता है? साइटोन। ये नीचे आपको दंडनुमा संरचना, एक लंबी संरचना दिखाई दे रही है। इसके चारों ओर एक आच्छद पाया जाता है। इस ढकने वाली संरचना को कहा जाता है माइलिन आच्छद। क्या कहा जाता है? माइलिन आच्छद। और यहां पर जो गैप दिखाई दे रहा है, गांठ जैसी संरचनाएं दिखाई दे रही हैं, इसको एक विशेष नाम दिया जाता है जो परीक्षाओं में पूछा जाता है, और इसे विशेष नाम देते हैं रेनवियर के नोड। क्या बोलते हैं? रेनवियर के नोड। और यहाँ पर रासायनिक पदार्थ भरे होते हैं इन पुटिकाओं में, और इन रासायनिक पदार्थों को भरने वाली पुटिकाओं का नाम होता है सिनेप्टोनीमल पुटिका। क्या नाम होता है? सिनेप्टोनीमल पुटिका इनका नाम होता है। और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो भाग होता है, इस भाग का नाम होता है एक्सॉन। क्या नाम होता है? एक्सॉन। तो न्यूरॉन में अगर संरचना की हम बात करें तो इसमें दो भाग दिखाई देते हैं, एक होता है डेंड्रॉन और एक होता है एक्सॉन। डेंड्रॉन में ये धागे सदृश संरचनाएं होती हैं। इसमें केंद्रक होता है, केंद्रक द्रव्य होता है, कण जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं, और इस कण जैसी संरचना को कहा जाता है निसेल कण। क्या कहा जाता है? निसेल कण। ये होता है साइटोप्लाज्म, केंद्रक द्रव्य, कोशिका द्रव्य। और ये दंडनुमा संरचना होती है, इसको ढकने वाली जो संरचना है, बीच बीच में गैप होते हैं, इन गैप को कहा जाता है रेनवियर के नोड। ये परीक्षा में बहुत पूछा जाता है कि रेनवियर के नोड किस में मिलते हैं, तो रेनवियर के नोड पाए जाते हैं न्यूरॉन में। और इस ढकने वाली संरचना को कहा जाता है माइलिन आच्छद, और ये गांठ जैसी संरचनाएं हैं, इन्हें बोलते हैं सिनेप्टोनीमल पुटिका। क्या बोलते हैं? सिनेप्टोनीमल पुटिका। अब मैं आपको एक चीज बताऊं कि यदि सूचना भेजनी है, सूचना का प्रसार कैसे होता है, सूचना का प्रसार यदि होता है तो कैसे होता है। मान लीजिए कि हमने किसी गर्म तवे को छुआ, या हमारा पैर किसी कांटे पर पड़ गया, या फिर हमने कोई स्वादिष्ट चीज मुंह में ली, तो इस सूचना को सबसे पहले ग्रहण करेंगे ये जो संरचनाएं, धागे जैसी संरचनाएं, इनको कहा जाता है डेंड्राइट। क्या कहा जाता है? डेंड्राइट। इसको सबसे पहले डेंड्राइट ग्रहण करेंगे। दोबारा देखो, सूचना हमें कैसे प्राप्त हो, सूचना का मतलब क्या है। मान लीजिए हमने आंखों से कोई चीज देखी तो वह भी एक सूचना है, कानों से कोई चीज सुनी वह भी एक सूचना है, हमने किसी पदार्थ पर कोई प्रतिक्रिया करी वह भी एक सूचना है, हमने कोई खाना खाया, भोजन खाया, स्वादिष्ट चीज खाई वह भी एक सूचना है, हमारे त्वचा से कोई चीज स्पर्श हुई वह भी एक सूचना है, गर्म तवे से हाथ छुआ वह भी एक सूचना है, हमारे कांच के टुकड़ों पर पैर पड़ा वह भी एक सूचना है, हमने कोई कार्य करने की योजना बना रहे हैं वह भी एक सूचना है।
उन सूचना को सबसे पहले न्यूरॉन का कौन सा भाग ग्रहण करता है, वह भाग है डेंड्राइट। कौन सा भाग है? डेंड्राइट। अब यहां से सूचना आ जाती है साइटोप्लाज्म में। सूचना कहां आ जाती है? डेंड्राइट से कहां आ जाती है? साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म में आने के बाद इस झिल्ली पर विद्युत विभव उत्पन्न होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट, क्या उत्पन्न होता है? विद्युत विभव यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उत्पन्न होता है। धनात्मक और ऋणात्मक आवेश उत्पन्न होते हैं और यह धनात्मक और ऋणात्मक आवेश सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक से दूसरे से, यहाँ से इस तरह से एक स्थान से, यानी यह विद्युत आवेश सूचना को एक जगह से दूसरी जगह, एक जगह से दूसरी जगह, एक जगह से दूसरी जगह यहाँ तक लेके आ जाता है, यहाँ तक सूचना को लेकर आ जाता है। अब यह सूचना एक रासायनिक पदार्थ में बदल जाती है। उस रासायनिक पदार्थ का नाम है एसिटाइल कोलिन। क्या नाम है? एसिटाइल कोलिन। और यह एसिटाइल कोलिन सिनेप्टोनीमल पुटिका को पार कर जाता है। एसिटाइल कोलिन सिनेप्टोनीमल पुटिका को पार कर जाता है और किसी दूसरे न्यूरॉन तक इस सूचना को क्या कर देता है? भेज देता है। किसी दूसरे न्यूरॉन तक एक सूचना को क्या कर देता है? भेज देता है। यानी हम कह सकते हैं कि हमारी बॉडी में न्यूरॉन कैसे व्यवस्थित होते हैं। देखो, एक न्यूरॉन से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, ऐसे लगातार हमारी बॉडी में न्यूरॉन विकसित रहते हैं। सूचना को, मान लीजिए सूचना को सबसे पहले एक न्यूरॉन ने ग्रहण किया, तो वो सूचना को कहाँ भेजेगा? दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे। इस तरह से न्यूरॉन का जो क्रम है वो लगातार बना रहता है। तो यहाँ पर यदि मैं देखूं कि एक न्यूरॉन का एक्सॉन, यहां पर एक्सॉन पर समाप्त होगा और दूसरे न्यूरॉन के डेंड्रॉन से शुरुआत होगी, तो यहां पर एक संधि बनती है। क्या बनती है? एक संधि बनती है और इस संधि का नाम होता है सिनैप्स। क्या नाम होता है? सिनैप्स। ये पूछा जाता है पेपर में बहुत ज़्यादा, सिनैप्स क्या है? तो सिनैप्स एक न्यूरॉन का एक्सॉन और दूसरे न्यूरॉन का डेंड्रॉन, ठीक, जब आपस में क्या होते हैं? एक संधि का निर्माण करते हैं, उस संधि को हम क्या बोलते हैं? सिनैप्स कहते हैं। उस संधि को हम क्या कहते हैं? सिनैप्स कहते हैं। ठीक है, तो ये हमने किसके बारे में सूचना ली है? हमने सूचना ली है एक्सॉन और डेंड्रॉन के बारे में, और यह क्या बनी है? एक संधि बनी है। एक्सॉन और डेंड्रॉन के बारे में क्या बनी है? संधि बनी है। तो एक बार हम इसको रिवाइज कर देते हैं। देखो, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में दो चीज़ें होंगी, एक ब्रेन होगा और मेरुदंड में जो संरचना होती है मेरुरज्जु होती है। ब्रेन होता है और मेरुदंड में जो संरचना होती है वो कौन सी होती है? मेरुरज्जु होती है। ये किसके अंदर होता है? क्रेनियम, हड्डी के अंतर्गत होता है और यह भाग होता है स्कल, जिसे हम कपाल कहते हैं। और नीचे वाला जो रीढ़ की हड्डी में जो संरचना होती है उसे मेरुरज्जु कहते हैं। तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या है? न्यूरॉन है। न्यूरॉन तीन तरह के होते हैं। प्रेरक तंत्रिका, इसका मतलब ये हुआ कि मस्तिष्क या मेरुरज्जु से सूचना बॉडी तक जाएगी, और संवेदी तंत्रिका, बॉडी से सूचना मस्तिष्क या मेरुरज्जु तक आएगी। और मिश्रित तंत्रिका दोनों काम करेगा, ले जाने का भी काम करेगा और लाने का भी काम करेगा। न्यूरॉन की संरचना के बारे में बात करें तो न्यूरॉन में दो भाग होते हैं, एक होता है डेंड्रॉन और दूसरा होता है एक्सॉन। डेंड्रॉन में धागे सदृश संरचनाएं, कोशिका द्रव्य, केंद्रक और निषेल कण पाए जाते हैं। और उसके बाद ये दंड जैसी संरचनाएं, इसको ढकने वाली जो संरचना है उसको माइलिन आच्छाद, और इसके बीच में जो गैप है वो रेनवियर के नोड। और उसके बाद जो ये पुटकीय संरचनाएं होती हैं उनको बोलते हैं हम सिनेप्टोनीमल पुटिका, और इनमें पाया जाता है रासायनिक पदार्थ जिसका नाम होता है एसिटाइल कोलिन। सूचना कैसे आएगी? सूचना को सबसे पहले कौन ग्रहण करेगा? डेंड्राइट ग्रहण करते हैं। उसके बाद कहाँ जाता है? ये साइटोन में जाते हैं। साइटोन के बाद विद्युत इलेक्ट्रिक चार्ज उत्पन्न होता है, जैसे विद्युत विभव कहते हैं। ये सूचना को कहाँ तक लेके आता है? एक्सॉन के निचले भाग तक। और यह सूचना किस में कन्वर्ट हो जाती है? फिर रासायनिक पदार्थ में, एसिटाइल कोलिन में। यानी सूचना दो तरह से गई, एक तो इलेक्ट्रिक रूप से और दूसरा
दूसरा रासायनिक पदार्थ के रूप में गई, यानी सूचना कितने तरीके में गई? दो, विद्युत विभव के रूप में और रासायनिक पदार्थ के रूप में सूचना क्या हुई? चली गई। अब न्यूरॉन का सिस्टम कैसे होता है कि एक न्यूरॉन से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, इस तरह से न्यूरॉन आपस में क्या होते हैं? जुड़े हुए रहते हैं। तो एक न्यूरॉन का एक्सॉन और दूसरे न्यूरॉन का डेंड्रॉन मिलकर जो संधि बनाते हैं, उस संधि को हम क्या बोलते हैं? सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसको? सिनेप्स कहते हैं। तो इस तरह से एक व्यवस्था पाई जाती है और यह एसिटाइल कोलिन दूसरे न्यूरॉन के फिर डेंड्रॉन तक चला जाता है, फिर वहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज उत्पन्न होता है और उस इलेक्ट्रिक चार्ज से क्या होता है? फिर सूचना एक जगह से दूसरी जगह भेजी जाती है। तो आगे बात करते हैं हम दोस्तों। देखिए, अब हमने न्यूरॉन की संरचना पढ़ ली, हमने केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बारे में समझ लिया कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में क्या आता है, तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या है, न्यूरॉन है, ठीक है, इन सब के बारे में पढ़ लिया। न्यूरॉन से पूछा जाता है, याद रखना, पेपर में पूछा जाता है रेनवियर के नोड किस में पाए जाते हैं? तो वो किस में पाए जाते हैं? न्यूरॉन में रेनवियर के नोड पाए जाते हैं। यह परीक्षा में पूछा जाता है, इसको आप याद रखेंगे। अब हम बात करते हैं कि सूचना, हमने अभी बात की कि सूचना न्यूरॉन में एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक कैसे जाती है। अब हम मस्तिष्क के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? मस्तिष्क। मस्तिष्क, ब्रेन के बारे में बात करते हैं। इसको हम डायग्राम से समझेंगे और उस डायग्राम को एक बड़ा बनाएंगे। देखिए, सबसे पहली बात कि ब्रेन क्या है? ब्रेन क्या है? तो ब्रेन शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि शरीर को वास्तव में जो मेन चीज जो कंट्रोल करती है, वह कौन करता है? हमारा ब्रेन करता है, कंट्रोल करता है ब्रेन। तो मुख्य समन्वय केंद्र है हमारा ब्रेन। आगे हम बात करें कि मस्तिष्क का कार्य क्या है। मस्तिष्क का कार्य क्या है? मस्तिष्क का कार्य है शरीर को नियंत्रण रखना एवं आदेश देना। ये मस्तिष्क का क्या होता है? कार्य होता है। तो शरीर पर नियंत्रण रखता है मस्तिष्क और आदेश देने का काम करता है हमारा मस्तिष्क। चलिए, अब हम ब्रेन की संरचना के बारे में बात करें। देखिए, ब्रेन को कुछ इस तरह से बनाया जा सकता है। ब्रेन का सबसे बड़ा भाग मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क होता है। एक डायग्राम में पूरा समझेंगे हम। सबसे बड़ा भाग मस्तिष्क का प्रमस्तिष्क होता है। इसे हम सेरिब्रम कहते हैं। सेरिब्रम इंग्लिश में भी पढ़ना है और हिंदी में भी पढ़ना है। दूसरा, इस सेरिब्रम के नीचे छत्रनुमा एक भाग होता है। सिंपल डायग्राम बनाएंगे। इस भाग का नाम होता है थैलेमस। क्या नाम होता है इसका? थैलेमस। और तीसरा, इस थैलेमस के नीचे जो संरचना होती है, नीचे होने के कारण इसका नाम होता है हाइपोथैलेमस। 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 यह तीनों संरचनाएं मिलकर, तीनों संरचनाएं प्रमस्तिष्क, थैलेमस और हाइपोथैलेमस मस्तिष्क का अग्रभाग बनाती हैं अग्र मस्तिष्क। इसको हम बोलते हैं अग्र मस्तिष्क, फोर ब्रेन।
फोर ब्रेन। दोबारा सुन लो, मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा जाता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। एक बार जरा ध्यान दें, इस डायग्राम पर ध्यान दें। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क, उसके नीचे छत जैसी आकृति थैलेमस, और थैलेमस के नीचे कौन सी होती है? हाइपोथैलेमस। इसी हाइपोथैलेमस के नीचे छोटी सी जो ग्रंथि होती है, यह ग्रंथि होती है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड, इसी हाइपोथैलेमस के नीचे होती है पीयूष ग्रंथि। ये प्रमस्तिष्क, थैलेमस और हाइपोथैलेमस मिलकर बनाते हैं, मिलकर क्या बनाते हैं? यह मिलकर बनाते हैं अग्र मस्तिष्क, और अग्र मस्तिष्क के नीचे थैलेमस, प्रमस्तिष्क और हाइपोथैलेमस से मिली हुई जो संरचना है, उस संरचना का नाम है मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क, मिड ब्रेन, इसको क्या बोलेंगे? मिड ब्रेन। अब जो भी पार्ट छूटा रह जाएगा वह क्या कहलाएगा? पश्चिम मस्तिष्क कहलाएगा। तो इसके नीचे, मिड ब्रेन के नीचे और एक गोलाकार संरचना होती है। मिड ब्रेन के नीचे एक गोलाकार संरचना होती है। इस गोलाकार संरचना को कहते हैं अनुमस्तिष्क, छोटा दिमाग, सेरिबेलम। क्या कहा जाता है इसको? सेरिबेलम। और अनुमस्तिष्क के पास में ये जो संरचना होती है, इस संरचना को कहा जाता है पोन्स क्षेत्र। क्या कहा जाता है? पोन्स क्षेत्र। और इसके बाद जो उभारनुमा संरचना होती है, इसका नाम होता है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। इन तीनों संरचनाओं को मिलाकर कहा जाता है पश्चिम मस्तिष्क। इन तीनों संरचनाओं को मिलाकर कहा जाता है पश्चिम मस्तिष्क। इसे हम बोलते हैं हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन, यह संरचना हो जाती है मिड ब्रेन। इस डायग्राम को एक बार दोबारा समझो। और मेडुला ऑब्लोंगेटा के नीचे जो भी संरचना जाती है, ब्रेन का जो भी भाग होता है, वह भाग होता है मेरुरज्जु। तो अब हमें समझ में आया कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ये जो नीचे जो संरचना जा रही है, तंत्रिकाएं जा रही हैं, वह तंत्रिकाएं क्या हैं? मेरुरज्जु। तो मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा जाता है। मस्तिष्क क्या है? मस्तिष्क शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है, जिसका काम होता है कंट्रोल करना और आदेश देना कि हमें, जैसे मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं अपने हाथ को ऐसे करके घुमा रहा हूं, तो मैंने, मस्तिष्क ने आदेश दिया है कि आपको इस तरह से कार्य करना है। तो जब ये इस तरह से जो कार्य किया जा रहा है, वह जो काम कर रहा है वो कौन कर रहा है? मस्तिष्क। मस्तिष्क 3 भागों से मिलकर बना होता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क 3 संरचनाओं से, प्रमस्तिष्क, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। मध्य मस्तिष्क इसके नीचे होता है, और उसके बाद जो संरचना पाई जाती है, गोलाकार संरचना, छोटा दिमाग जिसे कहते हैं अनुमस्तिष्क, सेरिबेलम। क्या बोलते हैं इसको? सेरिबेलम। इसको कहते हैं सेरिब्रम, यानी कि हमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना है। सेरिब्रम, प्रमस्तिष्क को कहा जाता है सेरिब्रम, और अनुमस्तिष्क को कहा जाता है सेरिबेलम। क्या कहा जाता है? सेरिबेलम। पोन्स क्षेत्र और मेडुला ऑब्लोंगेटा। यहीं पर इनके सारे कार्यों के बारे में हम जान लेते हैं। देखिए, प्रमस्तिष्क का क्या कार्य है? प्रमस्तिष्क का जो मुख्य कार्य है वही यही स्मरण, मेमोरी का जो वर्क काम करता है, वह कौन करता है? प्रमस्तिष्क। भावनाएं, संवेदनाओं का जो काम करता है, संवेदनाओं को जो काम करता है, वह कौन करता है? प्रमस्तिष्क। अभी मैं आपको एक बात बताऊं, सोचने समझने का काम करता है, सोचने समझने का जो काम करता है, वह कौन करता है? प्रमस्तिष्क। देखो, प्रमस्तिष्क के कार्य एक बार ध्यान से सुनना। स्मरण, किसी भी चीज को याद करने की क्षमता, याददाश्त की शक्ति कहां होती है? प्रमस्तिष्क में। संवेदनाएं, भावनाएं, प्रेम, ईर्ष्या, घृणा, आकर्षण, ये सारी चीजें कहां होती हैं? प्रमस्तिष्क में होती हैं। सोचने समझने की शक्ति भी कहां होती है? प्रमस्तिष्क में होती है। सोचने समझने की शक्ति कहां होती है? प्रमस्तिष्क में होती है।
अगर हम बात करें थैलेमस, थैलेमस में क्या होता है? टच, स्पर्श की सूचना, पेन दर्द की सूचना, टेम्परेचर ताप की सूचना। टच, पेन, टेम्परेचर, ऐसे याद रखना, टच, पेन, टेम्परेचर, स्पर्श, दर्द और ताप की सूचनाओं का जो केंद्र होता है वो कौन होता है? थैलेमस। और हाइपोथैलेमस के बारे में हमेशा याद रखना, इसमें 3 सूचनाएं होती हैं, भूख, प्यास, तृप्ति। भूख, प्यास और तृप्ति। हाइपोथैलेमस 3 सूचनाओं को प्रदान करता है, भूख, प्यास और तृप्ति। यानी हमें भूख लगी है तो इसकी सूचना हमें कहाँ से मिलेगी? हाइपोथैलेमस से। प्यास लगी है तो सूचना कहाँ से मिलेगी? हाइपोथैलेमस से। खाना खाया, पानी पिया, कितना खाना खाना है, कितना खाना पानी पीना है, तो उसको बोलते हैं हम तृप्ति। क्या कहते हैं? तृप्ति। के अब हमें आगे खाना है या कोई भी चीज नहीं चाहिए। और यदि हम बात करें मध्य मस्तिष्क का कार्य क्या होता है, तो जो भी तंत्रिकाएं देखने और सुनने संबंधी काम करती हैं वह सारे काम किसके द्वारा किए जाते हैं? मध्य मस्तिष्क के द्वारा किए जाते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है। देखने और सुनने का काम कौन सा मस्तिष्क करता है? मध्य मस्तिष्क करता है। और एक इंपॉर्टेंट बात, शरीर का संतुलन बनाना, बैलेंस करने का काम, बैलेंस, बी से बैलम और बी से क्या बन जाता है? बैलेंस। संतुलन का काम, सीधी रेखा में चलना, पेंसिल को उठाना, यानी जो भी संतुलन के काम हैं वो सारे, साइकिल चलाना, बाइक चलाना, कार चलाना, ये सारे काम कौन करता है? अनुमस्तिष्क करता है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो व्यक्ति मादक पदार्थों का प्रयोग करते हैं, शराब का प्रयोग करते हैं, सबसे पहले यही खराब होता है। और यही कारण है कि शराबी व्यक्ति जो है वो एक सीधी रेखा में नहीं चल पाते, उनकी व्यवस्था असंतुलित हो जाती है, तो क्योंकि उनका सेरिबेलम सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। तो बैलेंस करने का काम बेलम करता है, सेरिबेलम करता है। संतुलन का काम, सीधी रेखा में चलने का काम, पेंसिल उठाने का काम, साइकिल, और बहुत सारे ऐसे काम जो बैलेंसिंग से संबंधित हैं, वो सारे काम किसके द्वारा किए जाते हैं? अनुमस्तिष्क के द्वारा किए जाते हैं। हम सांस ले रहे हैं, मान लीजिए मैं तेज दौड़ने लग जाऊं, तो मेरी सांस लेने की दर क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और उस बढ़ने की दर का जो नियंत्रण है, यानी बढ़ने का दर का जो कारण है, आदेश किसने दिया है? और वह दिया है पोन्स क्षेत्र ने। तो पोन्स क्षेत्र में श्वसन लय केंद्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? श्वसन लय केंद्र। ध्यान देना, सांस लेने को कंट्रोल नहीं करता, सांस लेने की दर को ज्यादा या कम करता है, इसीलिए लय केंद्र बोला गया है। क्या बोला गया है? लय केंद्र। देखिए, हमारा मस्तिष्क पर कोई नियंत्रण नहीं है कि वो सांस पर कंट्रोल ही कर लेगा पूरी तरह से, उसको लेनी ही पड़ेगी। लेकिन सांस की दर ज्यादा और कम, तो वह सूचना हमें कहां से मिलती है? पोन्स क्षेत्र से मिलती है। और यदि हम बात करें ब्लड प्रेशर की, किसकी बात करें? बीपी। किसकी बात करें? बीपी। नॉर्मल लार आना और उल्टियां होना, इन सबको किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो वह किया जाता है मेडुला ऑब्लोंगेटा के द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों, एक बार हम इसको पूरे को रिवाइज कर लेते हैं, ब्रेन के इनके सभी कामों को पढ़ लेते हैं। एक बार यदि हमने काम पढ़ लिए तो एकदम आसानी से समझ में आ जाता है कि हमें कौन सी चीज़ ब्रेन से संबंधित क्या है, और वो सारी चीज़ें हमें समझ में आती है। तो मस्तिष्क के 3 भाग, अग्र मस्तिष्क किससे मिलकर बना? सेरिब्रम, प्रमस्तिष्क, थैलेमस और हाइपोथैलेमस से मिलकर बना होता है। प्रमस्तिष्क शरीर का, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है? सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क होता है। और यह काम क्या करता है? स्मरण, याददाश्त, संवेदना, सोचने समझने की जो जितने भी काम होते हैं वो प्रमस्तिष्क में होते हैं। नियंत्रित क्रियाएं जितनी भी होती हैं प्रमस्तिष्क में होती हैं, अच्छी क्रियाएं प्रमस्तिष्क में होती हैं। थैलेमस स्पर्श, दर्द और ताप की सूचना के केंद्र होते हैं। भूख, प्यास और तृप्ति के केंद्र हाइपोथैलेमस में होते हैं। हाइपोथैलेमस के नीचे ही कौन सी है? पीयूष ग्रंथि है। तो ये एक आदेश देता है पीयूष ग्रंथि को कि तुम अपने हार्मोन को क्या करो? स्रावित करो। और पीयूष ग्रंथि अन्य ग्रंथियों पर क्या करती है? नियंत्रण रखती है। तो पीयूष ग्रंथि को क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड।
और मास्टर को जो आदेश देता है उसे क्या बोलते हैं? हेडमास्टर। इसीलिए हाइपोथैलेमस को शरीर का हेडमास्टर ग्रंथि कहा जाता है। क्या बोला जाता है इसको? हेडमास्टर ग्रंथि कहा जाता है। अगर हम बात करें मध्य मस्तिष्क देखने और सुनने संबंधी सूचनाओं का निर्धारण करता है। और पश्च मस्तिष्क में 3 संरचना होती है, अनुमस्तिष्क, पॉन्स क्षेत्र, मेडुला ऑब्लोंगेटा। अनुमस्तिष्क में संतुलन संबंधी काम, सीधी रेखा में चलने का काम, पेंसिल उठाना, साइकिल चलाना, ये सारे काम होते हैं। पॉन्स क्षेत्र में श्वसन लय केंद्र पाए जाते हैं, श्वसन लय केंद्र और हृदय स्पंदन, बीपी, लार आना, उल्टियों का होना, ये सारे नियंत्रण जो है वो कहां से किए जाते हैं? मेडुला ऑब्लोंगेटा से। इन सभी नियंत्रणों को क्या किया जाता है? स्थापित किया जाता है। तो इस तरह से हमने समझा किसके बारे में? ब्रेन के बारे में। किसके बारे में समझा? ब्रेन के बारे में। अब एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो परीक्षाओं में पूछा जाता है, प्रत्यावर्ती क्रिया के बारे में हम पढ़ते हैं। इसको बहुत ही शॉर्ट तरीके से पढ़ेंगे। प्रत्यावर्ती क्रिया क्या होती हैं, कौन कौन सी चीज़ें प्रत्यावर्ती क्रिया के अंतर्गत आती हैं, उन सभी चीज़ों को हम किसके अंतर्गत पढ़ेंगे? प्रत्यावर्ती क्रिया, रिफ्लेक्स एक्शन जिसे हम कहते हैं। इसका क्वेश्चन अक्सर परीक्षाओं में देखने को मिलता है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखना है। ठीक है, तो अगला जो टॉपिक है हमारा वह है प्रत्यावर्ती क्रिया। अगला टॉपिक है हमारा वह है प्रत्यावर्ती क्रिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है रिफ्लेक्स एक्शन। ध्यान देना, ये परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक है, इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो याद रखें, प्रत्यावर्ती क्रिया का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? मेरु रज्जु के द्वारा होता है, स्पाइनल कॉर्ड। ये क्वेश्चन ही पूछा जाता है ज्यादातर। ठीक है, और बात आए कि भाई प्रत्यावर्ती क्रिया क्या है, ये पूछे जाते हैं कि प्रत्यावर्ती क्रिया क्या है। इनके एग्जाम्पल जैसे पलक झपकना, ये प्रत्यावर्ती क्रिया के अंतर्गत आते हैं। क्या प्रत्यावर्ती क्रिया ऐच्छिक होती हैं? प्रश्न यह है कि क्या प्रत्यावर्ती क्रिया ऐच्छिक होती हैं? ध्यान दीजिए, जिस क्रिया पर नियंत्रण ब्रेन का नहीं है वो ऐच्छिक कभी भी नहीं हो सकती। यानी मेरुरज्जु का यदि नियंत्रण है तो प्रत्यावर्ती क्रिया कैसी होती हैं? अनैच्छिक होती हैं। ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रत्यावर्ती क्रिया कैसी होती हैं? ये अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं जिन पर अपने आप नियंत्रण स्थापित होता है, मस्तिष्क कभी भी नहीं सोचता। दूसरा, गरम तवे पर हाथ लगने पर तुरंत हाथ हटा लेना। कभी भी हमारा मस्तिष्क ऐसे नहीं सोचता कि अभी तो हाथ पूरा जला नहीं है भैया, जल जाएगा तो हम आराम से हाथ हटाएंगे ना। जैसे ही तुरंत किसी भी गर्म चीज से आप टच होंगे तो हाथ तुरंत की तुरंत आपका क्या हो जाएगा? हट जाएगा। तो वह सारी कौन सी क्रिया है? प्रत्यावर्ती क्रिया। अगर हम बात करें स्वादिष्ट वस्तु दिखाई देने पर, स्वादिष्ट वस्तु दिखाई देने पर मुंह में लार आना, वह भी किसका उदाहरण है? प्रत्यावर्ती क्रिया का उदाहरण है। भाई मान लीजिए आप मिठाई की दुकान के सामने से गुजर रहे हो और अचानक को आपको एक आपकी फेवरेट मिठाई सामने दिखाई दे गई, आपके मुंह में लार आ गई, तो वह किसका उदाहरण है? प्रत्यावर्ती। यानी नियंत्रण नहीं है, आएगी तो आएगी, कंट्रोल नहीं होता। यही कारण है कि प्रत्यावर्ती क्रिया कैसी हैं? अनैच्छिक होती हैं। हिचकियों का आना क्या कहलाता है? यह भी प्रत्यावर्ती क्रिया का उदाहरण है। अन्य उदाहरण और भी हैं, जैसे मान लीजिए राह चलते हुए यदि हमें कोई सांप दिख जाए तो हम तुरंत उससे दूर भागते हैं, तो यह भी किसका उदाहरण है? प्रत्यावर्ती क्रिया का उदाहरण है। यदि हम रास्ते में चल रहे हैं, पैर में कांटा चुभ गया, तुरंत पैर को हटा लेना भी क्या है? प्रत्यावर्ती क्रिया का उदाहरण है। यानी ऐसी क्रियाएं जिन पर तुरंत एक्शन होता है, तो ऐसी क्रियाओं को हम बोलते हैं प्रत्यावर्ती क्रिया। और यही कारण इसका नाम क्या है? रिफ्लेक्शन एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन, प्रत्यावर्ती क्रिया। यानी कोई क्रिया हुई, तुरंत उस पर क्या हुआ? एक्शन हुआ। और इसका नियंत्रण कौन रखता है? इसका नियंत्रण रखता है मेरुरज्जु। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन रखता है? मेरुरज्जु।
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसका एक डायग्राम बनाना चाहूं कि मान लीजिए ये मेरुरज्जु है और ये गर्म वस्तु है और हमारा हाथ इस गर्म वस्तु को छू गया, तो इसकी सूचना को मेरुरज्जु तक लेकर जाएगी संवेदी तंत्रिका कि हाथ गर्म वस्तु को छू चुका है। मेरुरज्जु तुरंत इस बात का निर्धारण करेगा कि हाथ को हटा लिया जाए और इस सूचना को लेकर आएगी प्रेरक तंत्रिका, और उसके बाद हाथ को क्या कर लिया जाता है, हटा लिया जाता है, हाथ हटा लिया जाता है। चूंकि ये एक चक्र के रूप में यह प्रक्रिया होती है, इसीलिए इस चक्र को कहा जाता है प्रत्यावर्ती चाप। क्या कहा जाता है? प्रत्यावर्ती चाप, रिफ्लेक्स आर्क इसको बोलते हैं। और इस पर कंट्रोल कौन करता है? मेरुरज्जु करता है। तुरंत इसको हाथ को हटा लिया जाता है और हाथ को हटा लेने के बाद व्यक्ति क्या हो जाता है? सुरक्षित हो जाता है। यानी इसका मतलब यह है कि केवल ब्रेन ने ही कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में काम नहीं किया, मेरुरज्जु ने भी कंट्रोल एवं कोऑर्डिनेशन में क्या किया है? काम किया है, शरीर को, हमारे को क्या किया है? नियंत्रित किया है। इसको एक बार रिवाइज करते हैं। प्रत्यावर्ती क्रिया अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं, इसका नियंत्रण मेरुरज्जु के द्वारा किया जाता है। पलक झपकना, गर्म तवे पे हाथ लगने पर तुरंत हाथ को हटा लेना, स्वादिष्ट वस्तु दिखाई देने पर मुंह में लार आना, हिचकियां आना, और तुरंत कोई भी क्रिया बॉडी के द्वारा की जाती है तो वह कौन सी होती है? प्रत्यावर्ती क्रिया। और मान लीजिए गर्म तवे से यदि हाथ लग गया, स्पर्श किया गर्म तवे से, तो इसकी सूचना जाएगी मेरुरज्जु तक, मेरुरज्जु से प्रेरक तंत्र का सूचना लेकर आएगी, हाथ को हटा लिया जाता है और यह जो चक्र बनता है उसे प्रत्यावर्ती आर्क कहते हैं। और रिफ्लेक्स आर्क या प्रत्यावर्ती चाप को इसके नाम से जाना जाता है, जिस पर कंट्रोल किसका होता है? तुरंत एक्शन पर जिसका कंट्रोल होता है वो कौन होता है? मेरुरज्जु होता है। तो इस तरीके से हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम को पढ़ा, ब्रेन को पढ़ा, हमने मेरुरज्जु को पढ़ा और कैसे तंत्रिका तंत्र हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है, इन सब के बारे में हमने पढ़ा। आगे हम बात करें दूसरी चीज जो हमारे शरीर को कंट्रोल करती है, और वह थी पेशी। क्या थी? पेशी। तो अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? पेशियों के बारे में पढ़ेंगे, मसल्स के बारे में पढ़ेंगे। मसल्स, देखिए पेशियों में जो प्रोटीन पाई जाती है उसका नाम है मायोसिन प्रोटीन। क्या नाम है? मायोसिन प्रोटीन। पेशियों में गुण क्या मिलता है? संकुचन व शिथिलन का गुण पाया जाता है। संकुचन व शिथिलन का गुण। ध्यान देना, पेशियों में प्रसार का गुण नहीं मिलता। अगर प्रसार का गुण मिलता तो हम अपनी इच्छा के अनुसार हाथ को, पैर को, लंबाई को कितना भी ऊपर कर लेते और कितना भी नीचे कर लेते। तो पेशियों में संकुचन का, या तो पेशियां संकुचित होती हैं और या फिर कैसी होती हैं? शिथिल होती हैं। और पेशियों में जो संकुचन में जो काम आता है वह काम कौन करता है? कैल्शियम आयन। कौन करता है? कैल्शियम आयन पेशियों में संकुचन का काम करने का कार्य करता है। आगे हम बात करें कि यदि पेशियों में लगातार काम करने के कारण लैक्टिक अम्ल जमा हो जाए, कौन सा अम्ल जमा हो जाए? लैक्टिक एसिड जमा हो जाए लगातार काम करने के कारण, तो व्यक्ति को क्या महसूस होती है? थकान महसूस होती है। थकान का कारण है पेशियों में लैक्टिक अम्ल का बनना। यदि पेशियों में लैक्टिक अम्ल बनता है तो व्यक्ति को थकान महसूस होती है, और थकान महसूस यानी पेशियां फटीक अवस्था में आ जाती हैं, थकी हुई अवस्था में आ जाती हैं। पेशियां संरचना के आधार पर तीन तरह की होती हैं। एक पेशी होती है रेखित पेशी। कौन सी होती है? रेखित पेशी। दूसरी पेशी होती है अरेखित पेशी। अरेखित पेशी। और तीसरे प्रकार की जो पेशी होती है वह होती है हृदय पेशी। हृदय पेशी जो स्पेशल कहाँ होती है? हृदयों में होती है।
रेखित पेशी ऐच्छिक होती है, जिस पर नियंत्रण होता है मस्तिष्क का, तो इसीलिए इनका नाम होता है ऐच्छिक पेशी। और अरेखित पेशियों पर कोई नियंत्रण नहीं होता, इसीलिए इनका नाम होता है अनैच्छिक पेशी। और हृदय का स्वयं पर नियंत्रण होता है, हृदय का स्वयं पर नियंत्रण होता है, स्वयं पर नियंत्रण होता है, मस्तिष्क का कोई भी नियंत्रण नहीं होता है हृदय पेशी। हृदय पेशी और रेखित पेशियों की संरचना के बारे में यदि हम बात करें तो इन रेखित पेशियों में अगर हम संरचना की बात करते हैं तो बीच बीच में क्या पाई जाती हैं, धारियां पाई जाती हैं, बीच बीच में धारियां पाई जाती हैं, यही कारण है इनका नाम होता है रेखित पेशी। और अनैच्छिक पेशियों को चिकनी पेशी भी कहा जाता है, क्योंकि इन पेशियों में कोई भी धारी जैसी संरचना पाई नहीं जाती, इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, चिकनी पेशियां भी कहते हैं। और हृदय पेशियों में बहुत कम धारियां मिलती हैं, यानी इनका नियंत्रण तो होता है लेकिन स्वयं पर इनका नियंत्रण पाया जाता है, हृदय का हृदय पर ही नियंत्रण पाया जाता है। तो यह चिकनी पेशी भी है और रेखित पेशी के अंतर्गत भी आती है। हमारा कंकाल यानी कि कंकालीय पेशियां जितनी भी होती हैं वो सब कैसी होती हैं, ऐच्छिक होती हैं, रेखित होती हैं। अगर मैं बात करूं आहार नाल, किसकी बात करूं, आहार नाल की, पाचन तंत्र की मैं बात करूं, जनन तंत्र की बात करूं, किसकी बात करूं, जनन तंत्र की बात करूं, तो वहां पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता, तो वहां पर कौन सी पेशियां पाई जाती हैं, अनैच्छिक पेशियां पाई जाती हैं। और हार्ट में, हृदय में जो पेशियां पाई जाती हैं उन पेशियों को हम क्या बोलते हैं, हृदय पेशी। देखिए जरा, देखिए हम अपनी इच्छा के अनुसार हाथ को, पैरों को हिलाते हैं, अपनी बॉडी को क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं, तो हमारे कंकाल के आसपास जितनी भी पेशियां होती हैं उन पेशियों को हम क्या कहते हैं, कंकालीय पेशियां। चूंकि मस्तिष्क का इन पर नियंत्रण होता है, रेखाएं पाई जाती हैं, इसीलिए इनको ऐच्छिक एवं रेखित पेशी कहा जाता है। जिन पेशियों पर रेखाएं नहीं मिलती, चिकनी होती हैं, मस्तिष्क का कोई नियंत्रण नहीं होता, उन्हें अनैच्छिक पेशियां कहते हैं। जैसे आहार नाल में, यानी हमने भोजन ग्रहण किया और हमें यह पता नहीं होगा कि उस भोजन का पाचन कैसे होगा। और बात करें जनन तंत्र, तो जनन तंत्र में भी हमें ये पता नहीं होता कि भाई नर युग्मक और मादा युग्मकों का निर्माण कैसे हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। तो जनन तंत्र में भी कौन सी पेशियां मिलती हैं, आहार नाल और जनन तंत्र में अनैच्छिक पेशियां मिलती हैं। और हृदय की जो स्वयं की पेशियां पाई जाती हैं उन पेशियों को हम कहते हैं हृदय पेशियां। क्या बोलते हैं, हृदय पेशियां। तो इस तरीके से दोस्तों हमने दो पॉइंटों के बारे में पढ़ा, तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ लिया, पेशियों के बारे में पढ़ लिया। अब तीसरा जो तंत्र रह जाता है वह रह जाता है अंतःस्रावी तंत्र। कौन सा रह जाता है, अंतःस्रावी तंत्र। तीसरा जो तंत्र है वह है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम जो शरीर के कंट्रोल में स्वयं कार्य करता है। अंतःस्रावी तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा बनाया जाता है। अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा, एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा बनाया जाता है। और यह ग्लैंड अपना स्राव डायरेक्ट रक्त में डालती हैं। अपना स्राव कहाँ डालती हैं, रक्त में डालती हैं। और इनका जो स्राव है उसे हम बोलते हैं हार्मोन। क्या बोलते हैं, हार्मोन। चूंकि डायरेक्ट रक्त में डाल रही हैं, कोई नलिका नहीं है, इसीलिए इन ग्रंथियों को नलिका विहीन ग्रंथियां कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको, नलिका विहीन ग्रंथियां भी कहा जाता है। अंतःस्रावी ग्रंथियों को हम नलिका विहीन ग्रंथियां भी कहते हैं। इन ग्रंथियों को हम क्या बोलते हैं, नलिका विहीन ग्रंथियों के नाम से हम इन ग्रंथियों को जानते हैं। तो अंतःस्रावी तंत्र बॉडी का जो है वह अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा बनाया जाता है। अंतःस्रावी ग्रंथियां कौन कौन सी होती हैं, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, हाइपोथायराइड ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, वृषण, अंडाशय, अग्नाशय, ये सारी की सारी जो ग्रंथियां हैं वह कैसी होती हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं। देखो अगर हम बात करें कि हमारे शरीर में ये ग्रंथियां कहाँ कहाँ पर होती हैं,
तो पहले तो हम ये समझें कि अंतःस्रावी ग्रंथियों में नलिका नहीं पाई जाती, इसीलिए इनका नाम क्या होता है, नलिका विहीन ग्रंथियां होता है। या अपने स्राव को, इनके स्राव का नाम क्या है, हार्मोन। हार्मोन शब्द स्टर्लिंग ने दिया। किसने दिया था, स्टर्लिंग ने दिया। हार्मोन शब्द स्टर्लिंग ने दिया था, स्टर्लिंग ने दिया था। और सीधे रक्त में डालती हैं और अपने लक्ष्य अंग तक उस हार्मोन को पहुंचा देती हैं और वहां पर वह हार्मोन क्या करता है, काम करता है। तो इस तरीके से अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या करती हैं, काम करती हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या करती हैं, काम। अब हम बात करें कि हमारे शरीर में कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि पाई जाती हैं। देखिए मैं नाम लिखता जाऊंगा। सिर में 3 अंतःस्रावी ग्रंथियां मिलती हैं। एक मिलती है हाइपोथैलेमस। कौन सी मिलती है, हाइपोथैलेमस। दूसरी मिलती है पीयूष ग्रंथि। दूसरी कौन सी मिलती है, पीयूष ग्रंथि। और तीसरी जो ग्रंथि है वह मिलती है पीनियल ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि। अब आ जाइए गला। अब कहाँ पे आ जाएंगे हम, गले पर। गले में 2 अंतःस्रावी ग्रंथियां मिलती हैं। एक मिलती है थायराइड ग्रंथि और दूसरी मिलती है पैराथायरॉयड ग्रंथि। अब तीसरा जो भाग है वहां आ जाइए वक्ष में। कहां पर आ जाइए, वक्ष, जिसे छाती कहते हैं। यहां पर मिलती है थाइमस ग्रंथि। कौन सी मिलती है, थाइमस ग्रंथि। अगर हम बात करें चौथे भाग में, उदर में किडनी के ऊपर देखिए इस तरह से हमारी किडनियां हैं। 2 किडनियां हमारे शरीर में पाई जाती हैं। इन किडनी के ऊपर, वृक्क के ऊपर मिलती है अधिवृक्क ग्रंथि। इन्हें हम बोलते हैं एड्रीनल ग्लैंड। क्या बोलते हैं इनको, एड्रीनल ग्लैंड। और उदर के नीचे भाग में, उदर से नीचे मिलता है वृषण एवं अंडाशय। उधर वाले भाग में एक ग्रंथि और मिलती है। अधिवृक्क ग्रंथि के अलावा एक ग्रंथि और मिलती है, अग्नाशय ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि पाई जाती है। दोबारा सुनिए, मस्तिष्क में 3 अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, हाइपोथैलेमस, पीयूष ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि। गले में 2 हैं, थायराइड, पैराथायरॉयड ग्रंथि। वक्ष में 1 है, वक्ष में थाइमस ग्रंथि। उदर में 2 हैं, अधिवृक्क ग्रंथि और अग्नाशय ग्रंथि। और उदर से निचले भाग में वृषण, टेस्टीज और ओवेरी, अंडाशय पाए जाते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियों के रूप में। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। देखिए हाइपोथैलेमस को हेडमास्टर ग्लैंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हेडमास्टर ग्लैंड कहा जाता है, क्योंकि यह पीयूष ग्रंथि पर क्या करती है, कंट्रोल करती है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। पीयूष ग्रंथि को क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड। साथ ही साथ सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि भी है। पीनियल ग्रंथि को जैविक घड़ी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जैविक घड़ी। जैसे मान लीजिए आपको किसी दिन सुबह 4 बजे जगकर कहीं जाना है और आपकी रोजाना नींद 7 बजे खुल रही है, तो ऑटोमेटिक एक बार आपकी नींद 4 बजे जरूर खुलेगी। और इस काम को करने का काम कौन करती है, पीनियल ग्रंथि। ऐसा कहा जाता है कि जितने भी लोग अंधे होते हैं उनमें पीनियल ग्रंथि सबसे ज़्यादा सक्रिय होती है और वो पीनियल ग्रंथि के माध्यम से ही पहचान लेते हैं कि पास में कौन है, या फिर हमारे घर की सीढ़ियाँ कितनी हैं, या हमें कितनी दूरी पर जाकर क्या काम करना है। तो उन सभी व्यक्तियों में पीनियल ग्रंथि क्या होती है, सबसे ज़्यादा एक्टिवेट होती है। थायराइड ग्रंथि का जो हार्मोन है वह थायरॉक्सिन है, और थायरॉक्सिन हार्मोन को बनाने के लिए आयोडीन काम में आती है। और थायराइड ग्रंथि का जो आकार होता है वो H आकार की होती है। कैसी होती है, H आकार की।
और H आकार की थायराइड ग्रंथि के ऊपर दाने दाने जैसी संरचनाओं में जो संरचना पाई जाती है उसे हम क्या बोलते हैं? पैराथायरॉयड ग्रंथि कहते हैं। थाइमस ग्रंथि टी आकार की होती है जो वक्ष में मिलती है और यह किसी भी व्यक्ति को बूढ़ा होने से रोकती है, प्रतिरक्षा तंत्र में भाग लेती है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट का निर्माण करती है, प्रतिरक्षा को बहुत बढ़ा देती है थाइमस ग्रंथि। यही कारण है कि थाइमस ग्रंथि जो है जिन व्यक्तियों में पाई जाती है वो सबसे ज़्यादा कम बीमार होते हैं और यौवन अवस्था को बनाए रखने में क्या होती है? सहायक होती है। उदर में वृक्क किडनी के ऊपर जो ग्रंथि पाई जाती है उसे अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं और इसके द्वारा जो हार्मोन स्रावित होता है एड्रीनलिन, उसको संकट मोचन हार्मोन के नाम से भी हम क्या करते हैं? जानते हैं। अग्नाशय ग्रंथि में नलिका भी होती है और हार्मोन का स्रावण भी करती है, यानी अग्नाशय ग्रंथि एंजाइम का भी स्रावण करती है और हार्मोन का भी स्रावण करती है, इसीलिए अग्नाशय ग्रंथि को मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अग्नाशय ग्रंथि को मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। अग्नाशय ग्रंथि को हम क्या बोलते हैं? मिश्रित ग्रंथि। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें नलिकाएं भी होती हैं और हार्मोन का स्रावण भी करती है, एंजाइम का भी स्रावण करती है और हार्मोन का भी स्रावण करती है। वृषण नरजनन हार्मोन का निर्माण करता है और नर हार्मोन का निर्माण करता है वृषण, और अंडा से मादा हार्मोन का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? मादा हार्मोन का निर्माण करता है। तो इनको हम एक बार पढ़ेंगे कि कौन कौन सी ग्रंथि के द्वारा कौन कौन से हार्मोन का निर्माण किया जाता है। तो एक बार हम एक सारणी के माध्यम से इन पूरी ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे और उन सभी हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे, कमी से होने वाले रोगों के बारे में पढ़ेंगे। इन सब के बारे में एक बार हम उसका क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। तो आसानी से हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि किस तरह से कौन सी ग्रंथि क्या क्या कार्य करती है। देखिए, उन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे लिए ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम एक सारणी बनाएंगे। सारणी में कुछ पॉइंट लिखेंगे, जैसे ग्रंथि का नाम, ग्रंथि का नाम। दूसरा, स्रावित हार्मोन, वह ग्रंथि कौन सा हार्मोन स्रावित करती है। तीसरा, उस हार्मोन के कार्य। तीसरा क्या है? उस हार्मोन के कार्य। और चौथा है कमी से रोग। हार्मोन की यदि कमी आ जाती है तो उससे क्या हो जाता है? रोग कौन सा होता है, इनके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें, सबसे पहली जो ग्रंथि हमने पढ़ी वह है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस कौन सा हार्मोन स्रावित करते हैं? हाइपोथैलेमस रिलीजिंग हार्मोन स्रावित करते हैं, यानी स्रावित हार्मोन स्रावित करते हैं। रिलीजिंग हार्मोन का काम क्या है? पीयूष ग्रंथि से, पीयूष ग्रंथि से अन्य हार्मोन को स्रावित करवाना, अन्य हार्मोन स्रावित करवाना, अन्य हार्मोन स्रावित करवाना इसका कार्य होता है। और कमी से कोई विशेष रोग नहीं है जो परीक्षा में पूछा जाता है। तो पहली ग्रंथि हमने पढ़ी हाइपोथैलेमस, यह रिलीजिंग हार्मोन स्रावित करती है। इनका काम होता है पीयूष ग्रंथि से अन्य हार्मोनों को स्रावित करवाना, विशेष कोई कार्य इसका है नहीं, इसीलिए हम इसको नहीं पढ़ेंगे। तो इसका मतलब कि भाई इसके हार्मोन के द्वारा पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल किया जा रहा है। यही कारण है कि इस ग्रंथि को हम क्या बोलते हैं? हेड मास्टर ग्लैंड कहते हैं। दूसरी जो ग्रंथि है वह है पीयूष ग्रंथि। दूसरी ग्रंथि कौन सी है? पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि। इस पीयूष ग्रंथि के दो भाग हैं, तीन भाग होते हैं बेसिकली, वैसे हम दो पढ़ेंगे, एक अग्रभाग और एक पश्च भाग। इसके अग्रभाग द्वारा वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है, वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है, वृद्धि हार्मोन। और वृद्धि हार्मोन क्या काम करता है? शरीर के सभी अंगों में, शरीर के सभी अंगों में वृद्धि को प्रेरित करता है, यानी कि छोटा बच्चा बड़ा इसी हार्मोन की वजह से होता है। पश्च ग्रंथि के द्वारा एक हार्मोन स्रावित किया जाता है, ऑक्सीटोसिन। कौन सा हार्मोन? ऑक्सीटोसिन।
यह ऑक्सीटोसिन हार्मोन जन्म में सहायता करता है, जन्म में सहायता करता है, इसीलिए इसको पिटोसिन हार्मोन या बर्थ हार्मोन कहते हैं। जब माँ के गर्भ से बच्चे का जन्म होता है तो यही ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है, उसके जन्म में सहायता करता है, पेशीय संकुचन करता है और जिसके द्वारा बच्चे का क्या होता है, जन्म होता है। अगर इस हार्मोन ग्रोथ हार्मोन की कमी हो जाए, ग्रोथ हार्मोन की कमी हो जाए तो व्यक्ति कैसा रह जाता है, बौना रह जाता है। कैसा रह जाता है, बौना, क्योंकि यह हार्मोन वृद्धि को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। तो ग्रोथ हार्मोन की कमी पर क्या व्यक्ति क्या रह जाएगा, बौना रह जाएगा। पीनियल ग्रंथि के बारे में हम पढ़ चुके हैं, जैविक घड़ी के रूप में काम करती है पीनियल ग्रंथि। अगली जो ग्रंथि है वह है थायराइड ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि। देखिए थायराइड ग्रंथि के द्वारा जो हार्मोन स्रावित होता है उसका नाम है थायरॉक्सिन। क्या नाम है, थायरॉक्सिन हार्मोन। थायरॉक्सिन हार्मोन थायराइड ग्रंथि के द्वारा स्रावित किया जाता है। एच आकार की होती है और इसके लिए आयोडीन जरूरी है। क्या जरूरी है, आयोडीन थायरॉक्सिन हार्मोन के लिए क्या होता है, जरूरी होता है। यही कारण है कि आयोडीन युक्त नमक खाने की क्या दी जाती है, सलाह दी जाती है। ये थायरॉक्सिन हार्मोन क्या काम करता है, यह थायरॉक्सिन हार्मोन शरीर की वृद्धि के लिए उपापचय का नियमन करता है। उपापचय का नियमन यानी भोजन के पचाने की जो प्रक्रिया है उसका क्या करता है, यह है नियमन करता है। अगर इस हार्मोन की कमी हो जाए, इस हार्मोन की क्या हो जाए, कमी हो जाए, तो व्यक्ति का गला क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है, जैसे हम गॉइटर रोग कहते हैं और इसी को हम क्या बोलते हैं, घेंगा कहते हैं। क्या बोलते हैं, घेंगा। तो थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से गला मोटा हो जाता है, इसे हम गॉइटर रोग या घेंगा के रूप में हम इसको जानते हैं। अगली जो ग्रंथि है वह है अग्नाशय ग्रंथि। कौन सी है, अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि की लैंगरहैंस द्वीप जो होता है, सेल का समूह होता है, उसकी बीटा सेल द्वारा इंसुलिन हार्मोन, कौन सा, इंसुलिन हार्मोन स्रावित किया जाता है। और इंसुलिन हार्मोन रक्त में, ब्लड में शर्करा की मात्रा का कंट्रोल करता है। शर्करा की मात्रा का क्या करता है, नियमन करता है। शर्करा की मात्रा का नियमन करता है। अगर इस हार्मोन की कमी हो गई तो मधुमेह रोग हो जाता है, मधुमेह रोग हो जाता है, मधुमेह रोग हो जाता है। इसे हम डायबिटीज मेलिटस के नाम से जानते हैं, डायबिटीज मेलिटस के नाम से जानते हैं। माँ माने मेलिटस, माँ माने मधुमेह, ऐसे याद रखें आप, डायबिटीज में। एक होता है अति मूत्र का आना, डायबिटीज इंसिपिडस, तो कंफ्यूजन नहीं होना है। इंसिपिडस मतलब हो गया कि अति मूत्र का आना और मेलिटस मतलब हो गया मधुमेह। मेलिटस मान क्या हो गया, मधुमेह। अगली जो ग्रंथि है वह है एड्रीनल ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड से एड्रीनेलिन हार्मोन निकलता है, एड्रीनेलिन हार्मोन निकलता है, एड्रीनेलिन हार्मोन निकलता है। और यह एड्रीनेलिन हार्मोन क्या काम करता है, हार्ट बीट, हृदय स्पंदन को कंट्रोल करता है, हृदय स्पंदन को कंट्रोल करता है, हृदय स्पंदन का क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक। और यह संकट मोचक हार्मोन भी है, संकट मोचक हार्मोन भी है। इसको 3F हार्मोन के रूप में जानते हैं, जहाँ पर एक F होता है फियर, डर, दूसरा F होता है फाइट, दूसरा क्या होता है, फाइट, और तीसरा होता है फ्लाइट। तीसरा कौन सा होता है, फ्लाइट। यानी आपके सामने शेर आ जाए तो आपको क्या लगेगा, डर, फियर। दो ऑप्शन है आपके पास, या तो उससे फाइट करो, लड़ो, या फिर फ्लाइट करो, भाग जाओ। तो संकट मोचक हार्मोन के रूप में इसको, एड्रीनेलिन को हम जानते हैं। और अगली जो ग्रंथि है वह है वृषण एवं अंडाशय। अगली ग्रंथि कौन सी है, वृषण एवं अंडाशय, वृषण एवं अंडाशय। तो वृषण टेस्टीज जिसे कहते हैं, टेस्टीज से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है। और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नर लैंगिक लक्षणों का विकास करता है, नर लैंगिक लक्षणों का विकास करता है। नर में नर जैसे लक्षणों का विकास कौन करता है, टेस्टोस्टेरोन। और
अगर हम अंडाशय की बात करें, किसकी बात करें, अंडाशय की बात करें, तो अंडाशय से एस्ट्रोजन हार्मोन, कौन सा हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित होता है और यह एस्ट्रोजन हार्मोन मादा लैंगिक लक्षण का विकास करता है और मासिक चक्र का नियमन करता है, मासिक चक्र का नियमन करता है, मासिक चक्र का नियमन करता है। कौन सा हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन। इन सभी ग्रंथियों के बारे में एक बार दोस्तों हम पढ़ लेते हैं। देखो पहली ग्रंथि है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस रिलीजिंग हार्मोन स्रावित करती है, पीयूष ग्रंथि से अन्य हार्मोन के स्रावण को प्रेरित करता है। दूसरी है पीयूष ग्रंथि अग्रभाग से वृद्धि हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, जीएच शब्द आता है, ग्रोथ हार्मोन स्रावित करती है, शरीर के सभी अंगों में वृद्धि को प्रेरित करता है। यदि इसकी कमी हो जाएगी तो व्यक्ति कैसा रह जाएगा, बौना रह जाएगा। थायराइड ग्रंथि से ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है वो जन्म में क्या करता है, सहायता करता है, इसीलिए इसका नाम होता है प्रसव हार्मोन। क्या नाम होता है, प्रसव हार्मोन इसको हम कहते हैं। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है, इसके निर्माण के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। यह उपापचय का क्या करता है, नियंत्रण करता है, भोजन पचाने का नियमन करता है और इसकी कमी से घेंगा रोग या गोइटर रोग हो जाता है। अग्नाशय ग्रंथि को मिश्रित ग्रंथि कहते हैं, इससे इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है, रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है, ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है और यदि इस हार्मोन की क्या हो जाए, कमी हो जाए तो मधुमेह रोग या डायबिटीज मेलिटस हो जाता है, क्योंकि इस रोग में रक्त में ग्लूकोज की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। आगे हम बात करें अधिवृक्क ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि से एड्रेनालिन हार्मोन स्रावित होता है, हृदय स्पंदन का नियमन करता है। एड्रेनालिन हार्मोन, इसी को संकट मोचक हार्मोन कहते हैं, इसी को 3F हार्मोन भी कहा जाता है। वृषण टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है, नर में नर जैसे लक्षणों का विकास करता है और अंडाशय से एस्ट्रोजन हार्मोन मादा लैंगिक लक्षणों का विकास करता है और मासिक चक्र का क्या करता है, नियंत्रण करता है। तो दोस्तों इस तरह से हमने जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय को देखा। अब हम थोड़ी देर 10 मिनट में पादपों में नियंत्रण एवं समन्वय के बारे में बात करेंगे और उसके बाद ये चैप्टर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा और आसानी से इस चैप्टर को आप समझ जाओगे। इस चैप्टर से जो भी परीक्षा में क्वेश्चन आएगा वह बाहर नहीं जाएगा, बिल्कुल भी नहीं जाएगा। आप निश्चिंत रहें और आसानी से इसको पढ़ें, जिससे कि आपको इस चैप्टर की यदि कोई भी क्वेरी है उसको कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हो। यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर कमेंट करें कि भाई हमें यहाँ पर ये दिक्कत आ रही है, तो मैं उसको समझाने की क्या करूँगा, प्रयास करूँगा और निश्चित रूप से आपको ये क्या रहेगा, लाभदायक रहेगा। तो अब हम बात करते हैं पादपों में समन्वय। किसके बारे में बात करते हैं, पादपों में समन्वय। पादपों में समन्वय, मैंने आपको बताया था पादपों में समन्वय नियंत्रण का काम किसके द्वारा होता है, गति के द्वारा होता है, गति के द्वारा होता है। इसमें सबसे पहले छुई मुई का उदाहरण लेते हैं। किसका उदाहरण, छुई मुई। छुई मुई क्या होती है, हाथ लगाने पर ये जो इस पौधा है वो क्या हो जाता है, मुरझा जाता है, तो स्पर्शानुवर्तन गति पाई जाती है। क्या पाई जाती है, स्पर्शानुवर्तन, स्पर्शानुवर्तन गति पाई जाती है। थिग्मोट्रोपिज्म, क्या बोलते हैं इसको, थिग्मोट्रोपिज्म। ये वर्ड आपको पेपर में दिखाई दे सकता है। तो छुई मुई का पौधा किस गति के द्वारा जो है वो मुरझा जाता है, तो वह है स्पर्शानुवर्तन, थिग्मोट्रोपिज्म के द्वारा वो क्या हो जाता है, मुरझा जाता है। एक इंपॉर्टेंट बात और, मान लीजिए किसी बीज का अंकुरण हुआ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले जड़ का विकास होगा। किसका विकास होगा, जड़ का। उसके बाद विकास होता है प्ररोह का। किसका, प्ररोह का। प्ररोह में क्या आता है, प्ररोह में तना आता है, पत्ती आती हैं, फूल आते हैं और फल आते हैं, ये सब प्ररोह में आते हैं। तो पहले विकास किसका होता है, किसी भी बीज से पहले विकास होता है जड़ का और उसके बाद प्ररोह का विकास होता है। देखिए गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर लगता है, तो जड़ कैसी होती हैं, धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती। कैसी होती हैं, धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती, गुरुत्वाकर्षण की ओर। प्ररोह ऊपर की ओर विकसित होता है, इसीलिए प्ररोह होता है ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती, गुरुत्वानुवर्ती। अगर जरा ध्यान दें, प्रकाश हमेशा जमीन से ऊपर की ओर होता है,
तो फिर प्रकाश की ओर कौन है? प्ररोह। प्रकाश की ओर कौन है? प्ररोह। तो प्ररोह हो जाएगा धनात्मक प्रकाशानुवर्ती। प्रकाश से विपरीत दिशा में कौन है? जड़। तो जड़ कैसा हो जाएगा? ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती। क्या हो जाएगा? ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती। एक एग्जाम्पल है रसायन के द्वारा रसायनुवर्तन। रसायनुवर्तन कीमोट्रॉपिज्म कहते हैं इसको, कीमोट्रॉपिज्म। रसायन के द्वारा एक विशेष प्रक्रिया पादपों में पाई जाती है, पराग नली बीजांड में प्रवेश करती है। रसायन के माध्यम से ही पराग नली बीजांड में क्या करती है? प्रवेश करती है। तो यह भी एक कंट्रोलेशन का क्या है? प्रकार है, जिससे निषेचन प्रक्रिया क्या होती है? संपन्न होती है पौधों में, और नई संतति की क्या होती है? उत्पत्ति होती है। तो रसायनुवर्तन का उदाहरण होता है पराग नली का बीजांड में प्रवेश करना। पराग नली का बीजांड में क्या करना? प्रवेश करना। और अन्य जो कंट्रोलेशन का काम किया जाता है, गति के अलावा जो कंट्रोलेशन का काम किया जाता है वह किया जाता है प्लांट हार्मोन के द्वारा। किसके द्वारा? प्लांट हार्मोन के द्वारा। सबसे पहला जो प्लांट हार्मोन है वह है ऑक्सिन। सबसे पहला जो प्लांट हार्मोन है वह कौन है? ऑक्सिन। देखिए, ऑक्सिन प्लांट हार्मोन पादप के शीर्ष में उत्पन्न होता है। कहाँ उत्पन्न होता है? शीर्ष में उत्पन्न होता है। जहाँ भी शीर्ष सिरा जो होता है किसी भी पौधे का, वहाँ पर जो हार्मोन उत्पन्न होता है वो कौन होता है? ऑक्सिन हार्मोन होता है। ऑक्सिन हार्मोन पौधे की लंबाई में सहायता करता है, लंबाई में वृद्धि करता है। ऑक्सिन हार्मोन कौन करता है? ऑक्सिन हार्मोन कोशिका की लंबाई को बढ़ाता है। सेल एलोंगेशन, लंबाई में वृद्धि करता है। सेल एलोंगेशन कोशिका की लंबाई में क्या करता है? वृद्धि करता है, जिससे पौधे की लंबाई क्या होती है? बढ़ती है। एक इंपॉर्टेंट बात, ऑक्सिन हार्मोन, यानी मान लीजिए एक सीधा पौधा है और वो प्रकाश उस पर आ रहा है, तो ऑक्सिन हार्मोन प्रकाश के विपरीत दिशा में चला जाता है। प्रकाश के कहाँ चला जाता है? विपरीत दिशा में। और वहां पर कोशिका की लंबाई को क्या करता है? बढ़ाता है, जिसके कारण पौधे का जो शीर्ष है वो किधर मुड़ जाता है? प्रकाश की ओर मुड़ जाता है। तो ऑक्सिन हार्मोन शीर्ष की लंबाई में क्या करता है? वृद्धि करता है। और अगर ऑक्सिन हार्मोन को, यानी किसी भी शीर्ष को यदि हम काट दें, किसी प्लांट के शीर्ष को काट दें, तो नीचे की शाखाएं क्या होती हैं? वृद्धि करने लग जाती हैं। तो इसको हम बोलते हैं शूट डोरमेंसी, शीर्ष प्रमुखता। क्या बोलते हैं इसको? शूट डोरमेंसी, शीर्ष प्रमुखता इसको कहा जाता है। तो ऑक्सिन हार्मोन किसी भी पादप के शीर्ष की लंबाई में वृद्धि करने में क्या होता है? सहायक होता है। अगर हम दूसरे हार्मोन के बारे में बात करें तो दूसरा हार्मोन है जिब्बरेलिन। दूसरा हार्मोन क्या है? जिब्बरेलिन। जिब्बरेलिन हार्मोन एक कवक से खोजा गया था जापान में, जिसका नाम है जिब्बरेला फ्यूजिकोराई, और इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? जिब्बरेलिन हार्मोन पड़ा। और यह ऑक्सिन की तरह तने की लंबाई में सहायक है। तने की लंबाई में सहायक है। तने की लंबाई में सहायक है। कौन? जिब्बरेलिन हार्मोन। अगर जिब्बरेलिन हार्मोन की कमी हो जाए तो पौधे की तने की लंबाई नहीं बढ़ेगी, पौधा कैसा हो जाता है? बौना हो जाता है। तो आपने बोनसाई का उदाहरण सुना होगा। बोनसाई जो है वो जिब्बरेलिन हार्मोन की कमी को करके पौधे को क्या कर लिया जाता है? छोटा कर लिया जाता है। तो एक बड़ा पौधा छोटे स्वरूप में हमें प्राप्त हो जाता है। और यह टेक्नोलॉजी कहाँ विकसित है? जापान में बहुत विकसित है और प्रसिद्ध भी है। तो जिब्बरेलिन हार्मोन तने की लंबाई में क्या करता है? सहायता करता है। तीसरा जो हार्मोन है वह है साइटोकाइनिन। तीसरा कौन सा हार्मोन है? साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन बहुत पूछा जाता है, इसलिए इसको याद रखें। साइटोकाइनिन कोश का विभाजन करता है। क्या करता है? कोश का विभाजन, सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन करता है। कोशिका विभाजन करता है। यह लगातार यानी यौवन अवस्था को बनाए रखने में क्या करता है? काम करता है। और इसकी सांद्रता फलों, जहां पर कोश का विभाजन की आवश्यकता है, और बीजों में सर्वाधिक होती है। यानी फलों और बीजों में सर्वाधिक सांद्रता होती है। तो वो कौन से पादप हार्मोन की होती है? साइटोकाइनिन की होती है। और यदि हम बात करें, अगला जो पादप हार्मोन है वह हार्मोन है एथाइलिन। कौन सा हार्मोन है? एथाइलिन हार्मोन है।
एथाइलिन हार्मोन गैसीय पादप हार्मोन है, गैसीय पादप हार्मोन है, एक तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और यह फलों के पकने में सहायता करता है, फलों के पकने में सहायता करता है, फलों के पकने में सहायता करता है। और पांचवा हार्मोन है ABA एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड। यह पादप हार्मोन गति को रोकता है, संदमन करता है, पत्तियों को तोड़ता है तो संदमन का कार्य करता है। और पत्तियों का मुरझाना और पादप का वृद्धावस्था की ओर पहुंचने में जो सहयोगी हार्मोन है वह कौन सा है? एब्सिसिक एसिड। तो ऊपर के जो हार्मोन हैं यह है वृद्धि हार्मोन, क्या है? वृद्धि। और नीचे का जो हार्मोन है यह है संदमक हार्मोन, संदमक हार्मोन या वृद्धि निरोधक हार्मोन, या वृद्धि निरोधक हार्मोन, वृद्धि निरोधक हार्मोन। ठीक है, तो एक बार हम इसको पादप हार्मोन को रिवाइज करते हैं। ऑक्सिन सीड्स में उत्पन्न होता है, लंबाई में वृद्धि करता है। जिब्बरेलिन तने की लंबाई में वृद्धि करता है। साइटोकाइनिन कोष का विभाजन करता है, फलों और बीजों में सर्वाधिक सांद्रता इसकी मिलती है। एथाइलिन गैसीय पादप हार्मोन है, फलों के पकने में सहायता करता है। एब्सिसिक अम्ल निरोधक हार्मोन है, वृद्धि को रोकता है और पत्तियों को तोड़ता है, वृद्धावस्था की ओर ले जाता है, जीर्णावस्था की ओर ले जाता है। संदमक हार्मोन है, वृद्धि निरोधक हार्मोन इसको कहा जाता है। तो इस तरह से दोस्तों हमने यह नियंत्रण एवं समन्वय वाले टॉपिक को पूरे अच्छे तरीके से समझा और मैंने बहुत धीमे धीमे तरीके से और आराम से सिखाने की कोशिश की है। यदि आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर लिखें। आपको ये क्लास कैसी लगी ये भी बताएं और जो भी स्टूडेंट नए क्लास ले रहे हैं इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।